ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रिंकी सिंह और आज की जो आपकी क्लास होगी वो क्लास 6 का चैप्टर 5 स्टार्ट होने वाला है और जिस चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। आज हम इस चैप्टर में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में जानेंगे कि हमें सब्सटेंस को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों होती है और सब्सटेंस को सेपरेट करके ही मार्केट में क्यों लाया जाता है, विदाउट सेपरेशन क्यों नहीं मार्केट में डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप हर चीज़ जो भी आप मार्केट से खरीदते हैं वो आपको डायरेक्टली उस तरीके से नहीं मिलती जैसे वो नेचुरली प्राप्त होती है। वैसे कहा जाता है कि नेचुरल चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती है बट नेचुरली वैसे ही प्राप्त नहीं होती। चलिए एक आध एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन थी कि मैम इसमें प्रॉपर वे में अगर डाउट होता है तो हम क्लियर नहीं कर पाते। तो आपकी जो क्लासेस है वो गूगल मीट पे भी लगेगी। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आपको क्लासेस को अटेंड करना होगा। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं हम। मैंने आपको बताया कि हम सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स क्या है कि हमारे पास जब तक वो कोई भी प्रोडक्ट आता है, XYZ आप फूडिंग ले सकते हैं, गुड्स ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप तक पहुँचता है वहां तक उसको सेपरेट करके पहुँचाया जाता है। अब आप सोचेंगे सेपरेट करके कैसे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं बहुत ही सिंपल समझने लायक कि क्या दुकानदार कभी भी आपको गेहूं का पौधा उगा देता है या आपको गेहूं डायरेक्ट देता है, या आप बोल सकते हो कि पौधा, और बोलेगा कि आप इसमें से बीज निकालें, बीज निकालने के बाद इसको चक्की में पिसवाएं, उसके बाद आप इसको खाएं। ऐसा तो नहीं होता। आपको अगर आप ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हैं, किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं, राशन की दुकान जिसकी है, तो वहां पर होगा ये कि वो आपको आटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हर एक चीज को सेपरेट करके ही मार्केट में लाया जाता है। ओके, हर एक चीज को सेपरेट करके मार्केट में लाया जाता है। तो उसी के ऊपर बिहाफ पे ये चैप्टर है हमारा। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, सेपरेशन कैसे होता है सब्सटेंस का। इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। अगर मैं बार बार बोलती हूँ बेटा, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसको क्लियर करूंगी। अगर अदरवाइज हमारी जो क्लासेस लगेंगी ऑनलाइन उसमें भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन की जहां बात आ रही है वहां आपका चैप्टर की जो स्टार्टिंग है उसमें एक बच्चा है जिसका नाम है राजू। ठीक है, अब वो राजू जो बच्चे का नाम है, राजू ये चाहता है, ये पता करना चाहता है कि आखिर गेहूं आपके घर तक पहुंचने तक का प्रोसेस जो होता है, उसका सेपरेशन जो होता है, उसके लिए क्या क्या करना होता है और कितना समय लगता है। तो राजू के जो ग्रैंडफादर है वो उनको बताते हैं कि गेहूं से आटा बनने तक का प्रोसेस या आपके घर तक पहुंचने के प्रोसेस में लंबा समय लगता है, क्योंकि हर चीज जो आप खाना खा रहे हैं, आप दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको वो खेतों से मिलता है और खेतों में फसल उगती है और फसल उगना कोई एक दिन का काम नहीं है, फसल उगने में वक्त लगता है। ठीक है, तो फसल उगने में वक्त लगता है। वैसे उसके दादाजी उनको समझाते हैं कि ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें समय समय पर सेपरेशन की जरूरत होती है। जैसे मैंने अभी एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप एक आटा लेने जा रहे हैं तो दुकानदार आपको आटा देगा, ना ही आपको वो गेहूं का पौधा देगा कि आप इसमें से गेहूं निकालें। तो उसका जो प्रोसेस है, अगर फसल उग भी गई तो उसके बाद उसको सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही लंबा होता है। उसमें अलग अलग प्रकार से सेपरेशन होता है। ये हम यहाँ पे इसी क्लास में कवर करेंगे। इसी क्लास में हम इस चीज को समझेंगे कि गेहूं को आटे बनाने की प्रक्रिया तक या उसको सेपरेशन करने में कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी में ये बताया गया बस कि राजू अपने दादा से ये पूछता है कि मुझे जानने का बहुत क्रियोस है कि गेहूं या कोई भी सामान हम तक पहुंचता है तो उसको सेपरेट किस प्रकार से किया जाता है और क्यों करना जरूरी है। जब नेचुरल चीज हमारे लिए इतनी अच्छी होती है तो सेपरेट करके ही हम तक क्यों चीजें पहुंचाई जाती है, बिकॉज सेपरेट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। नेचुरल गेहूं तो नेचुरल है, क्या आप सिर्फ गेहूं खा लोगे? नहीं ना, उसका आटा बनेगा, फिर उसकी रोटी बनेगी, फिर आप खाएंगे। तो सेपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सेपरेट करके हम तक चीजें पहुंचाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अब बात आती है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस किस प्रकार से किया जाता है, क्यों सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस किया जाता है। देखिए, अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक और छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो अब देखिए कि आपकी मम्मी जब दाल बनाने बैठती हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो दाल को बिनते हैं ना। क्यों बिनते हैं दाल को? उसमें से कंकड़ निकालते हैं।
तो कई बार अगर हम बिना बिने दाल को ऐसे ही उसको कुकिंग कर देंगे, उसको पका देंगे, तो क्या हो सकता है, आपके मुंह में कंकड़ आ सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, बेसिकली उसमें से कंकड़ अलग कर देते हैं। तो कई बार हमें सेपरेशन की आवश्यकता होती है, सेपरेट ऑफ सब्सटेंस को, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, कई तरह के पदार्थ को सेपरेट करने की आवश्यकता होती है। एक दूसरा और एग्जांपल हम लेते हैं जो कि आपकी बुक के ही अकॉर्डिंग है, बुक वाली ही चीजें मैं पढ़ा रही हूँ बेटा आप सभी को। देखिए दूसरी चीज क्या है कि आपको पता है आप तक नमक का पैकेट आप तक पहुंचता है ना, और बिना नमक के तो किसी खाने में स्वाद ही नहीं है। तो नमक का पैकेट आप तक पहुंचता है, तो आप सभी जानते हैं कि नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, समुद्र से नमक होता है। लेकिन आपको पता है कि नमक के अंदर रेत मिली होती है, और रेत और नमक को हम अलग करते हैं, नमक को सेपरेट करते हैं, और फिर उसको बहुत कई तरीके से क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, और फिर उसको पैकेजिंग द्वारा आपके घर तक पहुंचाया जाता है। तो कई जगह पर सेपरेशन की आवश्यकता होती है। अगर मैं विदाउट सेपरेशन की बात करूं, सेपरेट मतलब अलग करना, इस चीज को ध्यान रखना आप सभी। अगर मैं विदाउट सेपरेशन की बात करूं कि अगर हम बिना सेपरेट करे हम घर तक नमक प्रोवाइड करवा दें इसी तरीके से, तो खाने लायक रहेगा। विदाउट सेपरेशन का मतलब क्या है कि हमने समुद्र से रेत निकाली, रेत के अंदर नमक मिक्स है, तो क्या वो रेत ही उठा के हम कस्टमर को दे सकते हैं, या आप रेत वाला नमक खा सकते हैं? नहीं ना, वहां उस जगह पर रेत और नमक को अलग करना ही पड़ता है। अगर आप रेत और नमक को अलग नहीं करेंगे तो नमक हमारे खाने योग्य नहीं बनेगा, एडिबल योग्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें इससे क्या समझ में आता है कि हमें कई प्रकार से नेचुरल चीजों को भी सेपरेट कर कर ही अपनों तक पहुंचाया जाता है, और उसको हम इस्तेमाल कर पाते हैं अगर वो सेपरेट है तब। विदाउट सेपरेट हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट सेपरेशन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए मिक्सचर की जहां बात हो रही है तो मिक्सचर तो आप सभी बहुत ही फैमिलियर होंगे इस चीज को लेके। दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो मिले होते हैं वो मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, या उसको आप अगर लिक्विड पार्ट है तो उसको सॉल्यूशन का नाम भी दे सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी डाला, नींबू डाला, चीनी डाला, तो एक प्रकार का मिक्सचर बन गया। ठीक है, आपने आटा लिया, आटे में नमक डाला, पानी डाला, ठीक है, फिर वो भी एक प्रकार का मिक्सचर बन गया। तो बहुत सारी चीजें, आपके सराउंडिंग भी बहुत सारी चीजें होती है जो कुछ हद तक मिक्सचर होती है ऑलरेडी। अगर मैं एयर की बात करूं, अगर मैं बोलूं हवा, हवा क्या है, तो आप बोलोगे हवा मैम हवा है, एयर एयर है, लेकिन एयर इज द वन काइंड ऑफ मिक्सचर। एयर एक प्रकार का मिक्सचर है। क्यों है मिक्सचर एयर? हवा मिक्सचर क्यों है? क्योंकि हवा के अंदर बहुत सारे गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इथेन होता है, मीथेन होता है, बहुत सारी गैसेस एयर के अंदर होती है। एयर भी एक प्रकार का मिक्सचर है। तो ये टॉपिक तो हमारा चल ही रहा है, उसके साथ मैं आपको एक काम देती हूँ। आपको करना ये है कि आपको अपने सराउंडिंग मिक्सचर वाली चीजें और बिल्कुल शुद्ध चीजें, उसका एक कॉलम बनाना है कि मिक्सचर कौन सी होती है और बिल्कुल प्योर कौन सी होती है, ऐसी चीजों का। ठीक है, अब मिक्सचर तो क्लियर है। मिक्सचर क्या है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस अगर किसी चीज में है, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैसेस स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में दो या दो से अधिक मिक्सचर अगर हैं, उसको दो या दो से अधिक सब्सटेंस है, उसको मिक्सचर कहा जाता है। अब मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इनमें अंतर क्या होता है मैम? होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है? देखिए दोनों ही सब्सटेंस के अंदर बेसिकली दो या दो से अधिक चीजें इन्वॉल्व होती है, इनमें ये दोनों में सिमिलैरिटीज है। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। अभी जो मैं बोल रही हूँ बस उसको ध्यान से सुनिए। इस होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या है और यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है, दोनों में ही एक सिमिलरिटी ये है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिले होते हैं, क्योंकि बोथ आर द मिक्सचर, ये दोनों ही मिक्सचर है। लेकिन किस क्वांटिटी में, किस एरिया में मिले होते हैं ये हम नहीं बता सकते। कैसे? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक ग्लास में पानी लिया है, पानी में मैंने यहाँ पे दैट इज द वाटर, एंड देन मैंने वाटर में क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। ओके, सॉल्ट, शुगर कुछ भी ले सकते हो। ये एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का, ध्यान रखना। अब एक और दूसरा एग्जांपल, ये मैंने रेत लिए, क्या लिए, सैंड। अब आप बोलोगे मैम पतीले में क्यों ले रहे हो सैंड? तो आप कैसे भी ले सकते हो, डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस बता रही हूँ। सैंड मतलब रेत ली है और रेत के अंदर मैंने नमक डाला है, सॉल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? सॉल्ट।
अब इसमें अंतर क्या है, देखिए सबसे पहली चीज, इसको होमोजीनियस मिक्सचर समझना है, होमोजीनियस मिक्सचर, और इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ऐसा क्यों समझना है, इसमें सिमिलैरिटीज तो ये होती है कि दोनों मिक्सचर है, लेकिन डिससिमिलैरिटी ये होती है कि अगर इसके अंदर कोई चीज डाली जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में या सेम क्वांटिटी में वो पूरे एरिया में अपने आप घुल मिल जाती है। अगर मैंने नमक डाला है तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर साइड में नमक डाला है तो सिर्फ इतनी दूर तक नमक का स्वाद आएगा। अगर आप ग्लास में नमक डालते हैं तो पूरी ग्लास में नमक का स्वाद घुल जाता है, होता है ना। अगर पानी में नमक डला है तो पूरे पानी में नमक का स्वाद घुलेगा, ये नहीं कि सर्टेन ऑफ एरिया में घुलेगा, किसी थोड़ी सी जगह में घुलेगा, नहीं, पूरी जगह घुलेगा। लेकिन अगर मैंने रेत में सॉल्ट डाली है, अगर रेत में मैंने नमक डाला है तो नमक का उतना ही वो चीज मिलेगी जहां तक आपने वो नमक को घुलाया मिलाया है। ठीक है, क्लियर रखना है बेटा। इसकी जगह आप ना एग्जांपल, आपकी मम्मी क्या बनाती है, रोटी बनाती है। रोटी में जब आपकी मम्मी आटा गूंथती है तो उस वक्त क्या होता है, आटे के अंदर नमक डाला जाता है। कई लोग डालते हैं, कई लोग नहीं डालते। सपोज इट कि आटे में हम नमक डाल रहे हैं, तो आटे में जब नमक डाला है तो ऐसा नहीं कि आपने नमक डाल दिया और वो नमक अपने आप पूरे आटे में घुल मिल गया, नहीं घुल मिलेगा, हमें उसको मिलाना पड़ेगा। जिस जिस एरिया तक हम उस आटे के अंदर नमक को मिलाएंगे वो उसी एरिया में रहेगा, पूरी क्वांटिटी में पूरे आटे में नहीं फैलेगा जब तक हम उसको मिलाएंगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि पूरी जगह पे, पूरी एरिया में ये सॉल्ट घुल जाएगा, इसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और सेटन ऑफ एरिया में ही घुलेगा, पूरे एरिया में नहीं घुलेगा, पूरी जगह पे सेम क्वांटिटी में नहीं जाएगा नमक, बस हमने नमक डाल दिया। देखिए यहां पर हमने ग्लास में नमक डाल दिया और वो पूरा घुल गया, पूरा घुल गया। ये बात मैं मान सकती हूँ कि आप उसको चम्मच से हिलाते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं भी हिलाएंगे तब भी वो कुछ समय के बाद घुल जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने आटा लिया, आटे में नमक डाला, क्या हम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वेट कर लिया, क्या आटे के अंदर नमक घुला, नहीं घुला। उस सूखे आटे में नमक तब घुलेगा जब हम उसको घोलेंगे, मिलाएंगे। तो यही अंतर होता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड टू सेपरेट द सब्सटेंस। सब्सटेंस को सेपरेट करने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों करते हैं सेपरेट, ठीक है, और मेथड क्या होते हैं। पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं, ओके, एंड देन हम देखते हैं कि हमें सेपरेट करने की जरूरत क्यों होती है। जैसे मैंने सेपरेशन अभी आपको बताया कि कई प्रकार से हमने सेपरेट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को सेपरेट करके ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट सेपरेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि रेत और नमक, हम डायरेक्ट रेत नमक का खाना बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। हम डायरेक्ट गेहूं का रोटी बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक उसका आटा ना बने। बहुत सारी चीजें आप सेटन ऑफ लाइफ के अंदर, आप अपने सस्टेनिंग लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी देखेंगे जो कि आप सेपरेट करे बिना उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप सेपरेट नहीं करेंगे तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उन्हें। तो मेथड कौन कौन से होते हैं सेपरेट करने के, मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, मेथड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेथड से आप सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं कि सॉलिड टू सॉलिड कैसे अलग किया जाए। सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस। जैसे कि मैंने अभी बोला, ये तो आप बेटा ये सब तो आप 9th में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देती हूँ। जैसे मैंने अभी बोला कि नमक और पानी मैंने मिला दिया, तो क्या आप नमक में से पानी अलग कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है, लेकिन ये आप 9th में पढ़ेंगे, अभी ये नहीं क्लियर होगा आपको। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी मैंने नमक और पानी की बात करी, नमक और पानी क्या हो गया, एक सॉलिड और एक लिक्विड, है ना। हम जो सेपरेशन की अभी बात कर रहे हैं, सॉलिड टू सॉलिड सेपरेशन, देखिए सेपरेटिंग सॉलिड टू अदर सॉलिड, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से कैसे अलग किया जाए। सॉलिड मतलब ठोस। देखिए अगर आपके डेली लाइफ से एक एग्जांपल मैं उठाऊं तो कौन सा हो सकता है, जैसे कि आप दाल में से कंकड़ निकालना, तो दाल भी सॉलिड है और कंकड़ भी सॉलिड है। तो सॉलिड में से सॉलिड कैसे अलग करती है आपकी मम्मी, हैंडपिक से अलग करती है, उसमें से छांटती है। तो वही हम ये सारी चीजों एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे सॉलिड में से सॉलिड अलग किया जाता है। तो सॉलिड से सॉलिड अगर अलग करने की बात हो रही है तो हम बहुत अच्छा एग्जांपल व्हीट का ले सकते हैं, गेहूं का एग्जांपल ले सकते हैं। जो आटा आपके घर तक पहुंचता है वो आपके बुक के ही अकॉर्डिंग है,
कंफ्यूज नहीं होना है बेटा आप सभी को। तो आटा आपके घर तक पहुंचता है तो उसको कैसे उसको सेपरेट किया जाता है, उसकी फसल से उसको कैसे अलग किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको हम देख लेते हैं। ये सेपरेट करने के मेथड है, ध्यान रखना है आप सभी को कि इन तरीकों से सेपरेट किया जाता है एक गेहूं को उसकी फसल से, एक गेहूं को उसकी फसल से, ध्यान रखना है। तो पहला है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग में क्या होता है, देखिए थ्रेसिंग में ना चाफ होता है। चाफ क्या है, भूसा, या आप बोल सकते हो उसके जो कि आप गाय को खाने के लिए देते हैं, गाय या भैंस को, ठीक है। तो फसल की जो रूखी सूखी जो भूसा आप एक तरह से समझ सकते हैं, ये रूखी सूखी जो उसके आसपास की झाड़ियां वगैरह होती है, ठीक है, या उसकी जो फसल होती है मेन, उसमें से गेहूं का अलग करना, ये भी आप समझ सकते हैं। गेहूं को उसकी फसल से अलग करना, उसको कैसे किया जाता है। देखिए थ्रेसिंग के अंदर एक कॉम्ब मशीन होती है, या आप एक थ्रेसिंग मशीन भी उसको बोल सकते हो। तो कई प्रकार से अलग किया जाता है। पुराने के टाइम में अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो क्या किया जाता था, जैसे आपकी मम्मी कपड़े धोती थी, अब तो खैर वॉशिंग मशीन आ गए, तो कपड़े धुला करते थे पुराने टाइम में, तो कैसे होते थे, ऐसे ऐसे पीटते थे, कुछ इस तरीके से जो हुआ करता था। तो आपको समझना ये है कि अगर मैं पुराने समय की बात करूं, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन योर चैप्टर, बट मैं पुराने समय की अगर बात करूं तो हम ये देखें कि ऐसे पीट पीट कर गेहूं को और उसके फसल की जो भी झाड़ियां होती थी उसको अलग किया जाता था, ठीक है। लेकिन थ्रेसिंग मशीन आ गई, उसके बाद कॉम्ब मशीन आ गई, तो इनके द्वारा, बैल के द्वारा भी अलग किया जाता था। बेसिकली आपको ये समझना है कि फसल से गेहूं को अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो थ्रेसिंग द्वारा होता है। आपकी बुक में इसकी पिक्चर भी अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो बेसिकली बेटा बस इतनी सी चीज समझनी है कि गेहूं से फसल का जो अलग करने का प्रोसेस है, गेहूं को फसल से अलग करना, क्योंकि हम फसल डायरेक्टली तो दुकानदार को देंगे नहीं कि फसल और गेहूं दोनों को आटे की चक्की में पीस के हमको रेडी करके दे दो। फसल अलग हो जाएगी और गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं। तो वही प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं, और ये थ्रेसिंग कई तरह से आज के टाइम पे मशीनों द्वारा करी जाती है, जिसमें उसको कूट कूट कर या पछाड़ के क्या किया जाता है, गेहूं के दानों को और उसकी फसल को अलग किया जाता है, जिसको आगे चल के भूसों के इस्तेमाल में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विनोइंग। विनोइंग में होता क्या है कि जैसे कि आपने फसल को तो अलग कर लिया और गेहूं को अलग कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ना उसके अंदर छोटे छोटे जो आप बोल सकते हो छोटे छोटे रुएदार या थ्रेड लाइक उसमें क्या बच जाते हैं, उस फसल के कुछ कण बच जाते हैं, जो कि हवा के द्वारा बाहर निकलते हैं। जैसे कि आप खुद एग्जाम्पल में देख सकते हो कि एक गेहूं है, गेहूं को आपने उससे अलग तो कर लिया, लेकिन गेहूं के दाने के साथ ना उसकी थोड़ी सी गंदगी आ गई। थोड़ी सी गंदगी का मतलब है उसके अंदर के जो फसल के छोटे छोटे टुकड़े थे ना, वो उसके अंदर आ गए, किसमें, गेहूं में आ गए। तो क्या होगा, या तो फिर आप हवा के द्वारा उसको फूंक मार मार के अलग करते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। सपोज करो ये गेहूं है, गेहूं को मैंने कूट के गेहूं के दाने को अलग कर दिया और उसको अलग कर दिया, और फिर भी आपने देखा है कि थोड़े से गेहूं के दाने के अंदर ना वो छोटे छोटे कण आ रहे हैं फसल के। तो हम क्या करेंगे, फूंक मारेंगे और उसकी जो छोटे छोटे जो आ रहे हैं कण वो अलग हो जाएंगे और गेहूं अलग हो जाएंगे। होता है ऐसे कई बार। तो वही काम किया जाता है विनोइंग में। पुराने टाइम पे अगर मैं बात करूं तो पुराने टाइम पे विनोइंग कैसे की जाती थी, एक बास्केट बोल सकते हो आप, या फटकार जो फटकते हैं इस तरीके से, उसका इस्तेमाल किया जाता था और उसको ऐसे छोड़ दिया जाता था, और हवा के बहाव की वजह से हवा के द्वारा जो उसके छोटे छोटे कण हुआ करते थे वो अलग हो जाते थे, और जो गेहूं है वो अलग हो जाता था, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच लेता था। अभी कुछ एग्जाम्पल तो नहीं ले सकती, बट मैं आपको इस तरीके समझा सकती हूँ। सपोज कीजिए इसके अंदर गेहूं है, ठीक है। अब इसके अंदर गेहूं के दाने, और गेहूं के दानों में छोटे छोटे फसल के टुकड़े भी हैं, जो कि बहुत ही लाइट वेट हैं, जो कि हवा के द्वारा उड़ सकते हैं। फसल के टुकड़े हैं, हवा के द्वारा उड़े जा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, गेहूं को धीरे धीरे ऐसे डालूंगी, और वो हवा से वो जो फसल है, फसल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो हवा द्वारा उड़ते जाएंगे और गेहूं ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा नीचे जाती जाएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। गेहूं नीचे जाएगी और हवा के दबाव की वजह से, हवा के वजह से वो छोटे छोटे जो, देखिए आप सभी जानते हैं कि हवा के वजह से, हवा जो होती है आपकी, उसके वजह से छोटे छोटे जो कि ऐसे कण जो कि हवा द्वारा उड़ सकते हैं वो उड़ जाएंगे और गेहूं नीचे चल जाएगा। और यही आजकल मशीनों द्वारा सेम प्रोसेस किया जाता है
कई प्रकार से जब इसको हम छांट कर अलग करके दे देते हैं, कहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह में प्रोवाइड कर दिया जाता है, तब वो अलग तरीके से अपने और मशीन द्वारा या पंखा चला के या कोई भी अलग अलग मशीन द्वारा उसमें से छोटे छोटे कण को भी अलग किया जाता है। मतलब गेहूं के छोटे छोटे दाने को बिल्कुल अलग कर देंगे, उसके अंदर कोई भी कण आ रहा है फसल का उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका विनोइंग प्रोसेस। अब और किस तरीके से गेहूं को उससे अलग किया जाए, गेहूं को उसके फसल के या उसके टुकड़ों से कैसे अलग किया जाए, तो हैंड पिकर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है सेपरेशन करने के लिए। सेपरेशन करने के लिए हैंड पिकिंग का इस्तेमाल का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक चीज बताई थी कि आपकी मम्मी अगर दाल बना रही है तो उसमें से सबसे पहले कंकड़ अलग करती है, क्योंकि आजकल के टाइम पे इतने मिलावट हो रही है कि कंकड़ अक्सर दाल में पाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि कंकड़ को अलग करते हैं। हैंड पिकिंग का मतलब ही होता है हाथों द्वारा उस सामान को निकालना जो कि कम मात्रा में है। ठीक है, अब ये तो नहीं कि दाल को अलग करेंगे। अभी आपको पता है, जैसे सपोज करो आपने आधी किलो या 1 पाव दाल ली है, उसके अंदर 6 या 7 कंकड़ है, तो आप उस दाल को अलग करने नहीं बैठोगे, उसके अंदर से कंकड़ छाटोगे। क्यों? क्योंकि कंकड़ कम मात्रा में, जो चीज कम मात्रा में होती है उसको आप आसानी से हैंड पिकिंग द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा आज का जो कॉन्सेप्ट है या आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी लगेंगी जो कि आपके टाइम रूटीन के हिसाब से लगेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है और समझ में आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।